से जो हम रिपोर्ट में बता रहे हैं वो ये है कि कैसे कानून का मुखौटा लगाकर लोगों की जो नागरिकता है वो छीनी जा रही है। और हमारी आर्गुमेंट है कि ये गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। और कहा गया पुशबैक हम करेंगे। किसका कर रहे हैं आप पुशबैक? सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हाई सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला हुआ है। ऐसे लेके आके दिखाने के लिए कुछ लोग ले गए हैं। इस ये जो प्रक्रिया खास करके जो हाल ही के सालों में हुआ है, इतना डर है। अब आपको डिपोर्ट करना है तो एक लीगल प्रक्रिया से आप करिए, दूसरे देश से बात करिए, उनका साबित करिए। असम बोलू एक एपार्थाइड रिजीम है, इट्स एन एपार्थाइड स्टेट जहाँ पे एक कम्युनिटी को मतलब गेटोवाइज किया जा रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है। उनको लैंड लैंड भी नहीं दिया। अगर वो लैंड भी अप्लाई करे तो वो नहीं मिलता बिकॉज वो डी इंडिजिनस नहीं है। कि हिंदुस्तान के कानून में जो इंसान भारत में पैदा हुआ है 1987 से पहले, वो भारत का नागरिक है। ये कानून है। आज फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में और एनआरसी में भी जो प्रोसेस हुई थी, ये बर्थ राइट सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं हमारे नागरिकता कानून में, उसका पालन ही नहीं हो रहा है। मैंने हाई कोर्ट में केस दिया, उसमें उनको किया। केस करने के बाद जब उनका हाई कोर्ट ने उसका क्वेश्चन किया गवर्नमेंट एडवोकेट को, तो फिर नेक्स्ट डे उनको वापस ले आया कुछ लोगों को। पुशबैक मतलब यह है कि कोई कानूनी प्रक्रिया के बिना हम जबरदस्ती लोगों को भेजा जा रहा है एज फॉरेनर्स। डर का माहौल और बन गया है, स्पेशली जो मियाँ मुसलमान है उनके अंदर। वो समझते हैं कि उनकी जो बॉडीज है वो बुलेट्स के लिए मतलब बन चुकी है। उनको सिर्फ आसाम पुलिस मतलब वो गोली चलाएंगे वो गिरेंगे। सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला जो सीरीज है स्क्रोल के साथ, उसमें उसमें एक नई बातचीत के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। आज हम असम की बात करेंगे। असम बहुत सालों से असम के का जो बंगाली बोलने वाले जो मियाँ मुसलमान कम्युनिटी है, वो बहुत कम से कम 15-20 सालों से उनकी नागरिकता पे अलग अलग तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। जो पूरी जो कानूनी प्रक्रिया नागरिकता सिद्ध करने की जो अपनाई गई थी, उससे बहुत तकलीफ से वो गुजरे हैं। बंगाली हिंदू भी इस तकलीफ से लंबे अरसे तक गुजरे हैं। लेकिन वर्तमान जो मुख्यमंत्री अ, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, उनके कार्यकाल के दौरान अ, एक तरह से खुल के नफरती भाषण, आरोप, और ये डेमोलिशन की बहुत बड़ी प्रक्रिया, ये सभी चलते आ रहे हैं। तो असम में जो संविधान की जो प्रक्रिया है, वो किस हद तक आज भी लागू है और क्या हालात हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अ, वह तीन बहुत अच्छे मेहमान हैं इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं निमंत्रण देता हूँ हाफिज राशिद अहमद चौधरी साहब, जो वरिष्ठ वकील हैं और इन मुद्दों पे उन्होंने अलग अलग न्यायालयों में लंबी लड़ाई लड़ी है। असम बार काउंसिल के वो भूतपूर्व चेयरपर्सन भी रहे हैं। और जो हाल ही के चुनाव थे, उसमें आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़े थे। एक छोटे मार्जिन से आपने अपना सीट हारा था। और मोहसिन आलम भट्ट,
जो वर्तमान में लंदन के क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाते हैं, और लंबे अरसे तक आपने शोध किया है माइनॉरिटी के सवालों पर असम पर भी आपका बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है, ये पूरे नागरिकता क्राइसिस पे। और कुछ साल पहले मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के स्पेशल मॉनिटर के तौर पे मैं पहली बार जब डिटेंशन सेंटर्स के अंदर गया था, तो मोहसिन आलम भी मेरे साथ थे। अ, और एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपने हाल ही में आपके लीडरशिप में बनी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे तीसरे मेहमान अरशद अहमद हैं, जो बहुत प्रभावी तौर पे एक स्वतंत्र, निर्भीक और रहमदिल जो जर्नलिस्ट की भूमिका असम के इस दौर में आप अपना रहे हैं। आर्टिकल 14 और अलग अलग पत्रिकाओं के लिए आप लिखते हैं। तो आप तीनों को स्वागत है। अ, अ, मैं शुरुआत इसी रिपोर्ट से करना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। इसका नाम अनमेकिंग सिटीजन्स, मतलब जो नागरिक है उसको नागरिकता से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो किस तरह से अ, असम में चला, और ख़ास करके जो एफटीज हैं, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स, उनकी भूमिका क्या रही है। इसके बारे में मैंने सोचा कि बातचीत शुरू करें। ये इतने विस्तार में, इतनी गहराई में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की क्या भूमिका रही नागरिकता के सवाल पे फैसला करने की, इस रिपोर्ट में सामने आता है। और ये रिपोर्ट इस कारण से भी बहुत महत्व रखती है कि जिस तकलीफ से असम में जो बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बंगाली बोलने वाले मुस्लिम समाज के लोग, वो मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं की नफरती राजनीति का ही ये अंजाम नहीं है। एक पूरी लंबी कानूनी प्रक्रिया चली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका रही है, हाई कोर्ट की भी भूमिका रही है, और ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की। तो उस कानूनी प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आई हैं, उसको समझने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ सबसे पहले कि मोहसिन, आप इस रिपोर्ट में क्या आप लोगों ने पाया, और संक्षिप्त में इसके जो फाइंडिंग्स हैं उससे हमें वाकिफ करें। शुक्रिया हर्ष, और हमारी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने कहा, असम में कई कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो पिछले कई सालों से चली हैं, और लोगों के सामने जो सबसे बड़ा मसला आया था वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या एनआरसी का था, जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कहा जाता है बनाई गई थी। पर एक और जो प्रक्रिया है वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया है, और मेरे ख्याल से जो हम रिपोर्ट में बता रहे हैं वो ये है कि कैसे कानून का मुखौटा लगाकर लोगों की जो नागरिकता है वो छीनी जा रही है। और हमारी आर्गुमेंट है कि ये गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कम से कम 1985 85 से लेकर आज तक 4,30,000 लोगों से ज्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई चली है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, और इनमें से 1,70,000 के आसपास लोगों की नागरिकता छीनी गई। मतलब ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने इनको फॉरेनर सो कॉल्ड डिक्लेयर किया है। और हमारी आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट की ये है कि कई बार पिछले कई वर्षों में फॉरेनर ट्रिब्यूनल की बातें लोगों के सामने आई हैं, और ये भी पता चल रहा है कि ये मामूली जो दस्तावेजों में कुछ गलतियां होती हैं या इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, उनकी वजह से, उनकी बुनियाद पे लोगों को ये फॉरेनर डिक्लेयर कर रहे हैं। पर हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये सिर्फ फॉरेनर ट्रिब्यूनल की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का ढांचा है, जिसमें बॉर्डर पुलिस भी आती है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल भी आता है, और बदकिस्मती से जो हाई कोर्ट का भी रोल रहता है इसमें, इस पूरे सिस्टम को निगरानी रखने के लिए, ये सब बिल्कुल कानूनी नजर से बिखर चुका है। और मुझे इसमें
जी। मुझसे मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें, इलेक्शन कमीशन का जो डी वोटर की जो प्रक्रिया है वो भी जी। जुड़ी है। और वो क्योंकि बिल्कुल। बिहार में जो आज हो रहा है उस संदर्भ में वो भी याद करना जरूरी है। जी। मैं पहले उसी पे आ जाता हूं। तो 96 97 में इलेक्शन कमीशन ने असम में 3,70,000 लोगों से ज्यादा, कहा जाता है, लोगों को डाउटफुल या डी वोटर बनाया था। और ये भी बिल्कुल अब बात साफ हो चुकी है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रक्रिया ली ही नहीं थी। कोई इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है कि जिसमें ड्यू प्रोसेस हो, लोगों से पूछा जाए कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं, या फिर आप वोटर हैं कि नहीं हैं, ऐसी कोई प्रक्रिया की ही नहीं गई थी। और हिंदुस्तान के कानून में और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी वोटर को बिना एक ढंग की प्रक्रिया लिए वोटर लिस्ट से हटा नहीं सकता है। पर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा वोटरों को डी वोटर या डाउटफुल वोटर बनाया, उनमें से कई लोगों का केस तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल भी गया। और यहाँ तक की बात हम चौधरी साहब से भी बाद में पूछ सकते हैं। चौधरी साहब ने ये केस हाई कोर्ट में लड़ा और ये आर्ग्यू भी किया कि ये गैर कानूनी था, पर उसके बावजूद हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं किया था। तो आज जो हम भारत में बाकी जगहों में देख रहे हैं, खासकर बिहार में, ये चीज तो असम में एक अलग ही लेवल पे ऑलरेडी की हुई थी, और उस वक्त हमने इन चीजों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। दो बातें और मुझे मतलब यकीन है हम इन बातों पे आएंगे फॉरेनर ट्रिब्यूनल के ऊपर। पहली हमारी जो मेजर फाइंडिंग वो ये है कि ये पूरा फॉरेनर ट्रिब्यूनल सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो भार है केस को प्रूव करने का वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है। पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सिस्टम में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि ये जस्ट तरीके से, एक फेयर तरीके से की जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंक्वायरीज जो होती हैं नहीं की जाती हैं, पुलिस जो केसेस हैं वो रेफर करते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को, पर इंक्वायरी नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। और जब कोई डिफेंडेंट मांगता है कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाए तो वो नहीं दी जाती। यहाँ तक कि समन्स भी नहीं की जाती ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए उन पुलिस अफसरों का जिन्होंने ये एलिजेड इन्वेस्टिगेशन की है कि ये संदिग्ध विदेशी है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर भी कोई ड्यू प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बिल्कुल एक डर का माहौल बना होता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। तो डिफेंडेंट अपना केस नहीं एस्टैब्लिश कर पाता। और यहाँ तक कि फिर बाद में जब लोग हाई कोर्ट भी जाते हैं, तो हमने 1200 से ज्यादा हाई कोर्ट की केसेस का एनालिसिस किया, जिससे बात बिल्कुल साफ निकल के आती है कि हाई कोर्ट इंडिविजुअल केसेस में बिल्कुल रीजनिंग नहीं दे रहा है, और ओवरऑल गाइडेंस और निगरानी जो हाईकोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो नहीं निभा रहा है। और काफी कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ रहे हैं इन ऑर्डर्स में, कि कई बार बिल्कुल सेम किस्म के केसेस हाईकोर्ट के सामने आते हैं, और उसके बावजूद कभी हाईकोर्ट एक डिसीजन देता है, कभी बिल्कुल अलग डिसीजन देता है, और कोई रीजनिंग बिल्कुल हाईकोर्ट के ऑर्डर्स में निकल के नहीं आती। और भी कई इससे परेशानियां हैं जो मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, पर इस बात पे मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, आपने बहुत सारी और जो बहुत गहराई से इस रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है। 60 से 65 हजार लोग आपने कहा कि उनको सुना ही नहीं गया, उनको सुने बिना ही आदेश पारित किए गए। आपने कहा कि छोटी छोटी जैसे जो स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई फर्क है स्पेलिंग में या लिखने में, नाम गांव में जैसे आयु नहीं लोगों को फिक्स्ड पता होता, और जो महिलाएं हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, इस तरह से बहुत सारी तकलीफें हैं उस सब का अपने। और ये अन्याय हाई कोर्ट और कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये अन्याय चलता रहा है। जी। ये बहुत बहुत ज़रूरी है हम इसको याद करें, क्योंकि ये वक्त है जब ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया अब शायद पूरे देश में लागू होगा। मैं अ, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो बड़ी पिक जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की निकल के आती है वो ये है कि अगर एक नज़र से देखा जाए, ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक बहुत अहम संस्था है, क्योंकि ऐसी कोई संस्था असम में नहीं है जो लोगों के विदेशी या नागरिक होने को तय करती है कानूनी ढंग से। पर इतना बुरा हाल है कि ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ना अदालत है, ये समझना बड़ा जरूरी है, इनके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ तक कि इनका कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स को हटाने का कोई तरीका नहीं है। हमने रिपोर्ट में ये प्रूव किया है कि इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर लगता है। इनके जो टेन्योर जो बैठते हैं मेंबर, उनको टेन्योर तब मिलता है, उनकी नौकरी तब उनको एडिशनल साल दी जाती है जब वो ज्यादा फॉरेनर्स डिक्लेयर करते हैं,
इनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, और इनका कोई जो इनका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल ओपेक है, बिल्कुल छुपा हुआ है। और इनके डिसीजंस पे, इनके जो फैसले आते हैं उसके ऊपर हम अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा माहौल हो गया है कि हम एक आम जो केस आता है सामने, उसमें एक डिफेंडेंट के पास ज्यादा हक है। पर अगर आसाम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की वजह से किसी की नागरिकता छीन ली जाए, तो उसके पास वो हक ही नहीं है। ना वो अपील कर सकता है, ना वो जज के पास जा सकता है, और जो ये फैसले दे रहा है, ना वो स्वतंत्र है और ना कॉम्पिटेंट है। चौधरी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं, लेकिन असम के समाज के वरिष्ठ नागरिक भी हैं, एक लीडर भी हैं। अम, हम लोग अब कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारी कमियां रही हैं। ये मोहसिन ने जो रिपोर्ट को लीड किया है, उसको हम समझ रहे हैं। लेकिन इसका मानवीय असर क्या पड़ा लोगों की जिंदगी पर? मैं कई बार असम आता रहता था। डिटेंशन सेंटर्स में लोग सालों साल, मतलब कोई 6 6 8 8 साल एक जेल के एक कोने में आपको इसलिए रखा गया क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कई जगहों, घरों में हम गए जहाँ लोगों ने सुसाइड किया। तो इसका जो मानवीय पहलू है, इस ये जो नागरिकता, नागरिक कौन है, नागरिकता का तो हक, सिटीजनशिप का जो हक है, वो हक रखने का हक, मतलब आपको अगर इस देश में हक रखने का हक ही छीना जाता है, और वो भी कोई प्रक्रिया के बिना, कोई न्यायिक प्रक्रिया के बिना, उसका लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ा है? चौधरी साहब, मैं कुछ आपसे सुनना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये देखिए, ह्यूमन जो राइट का जो एस्पेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है। वो ट्राइब्यूनल का मोहसिन साहब ने बहुत अच्छे तरह उसको बताया। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का रोल जो है, देखो बेसिकली जो ये एक ट्राइब्यूनल है वो क्या है, कोर्ट है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, कौन से लॉ फॉलो करता है, कौन लोग है, उनके अपॉइंट का सिस्टम क्या है, सब उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहे हैं। आप देखिए ना, जो कंप्लेन करता है उसको भी कोई एग्जामिन नहीं किया जाता है, उसको जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको भी एग्जामिन नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से जो लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी, मैंने उस दिन भी कहा था, कोई नेचुरल टेस्ट छोड़ दीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी पे ही नहीं आ जा सकता। तो उसका इम्पैक्ट जो है लोगों को अभी जब पड़ा इम्पैक्ट में, एक तो है जिसको डिक्लेयर कर दे एक्सपर्ट, डिक्लेयर बहुत हो गए एक्सपर्ट। अब देखिए, एक आदमी के पास नोटिस भेज रहे हैं, वो आदमी का घर ठीक कहाँ है, एड्रेस क्या है, वो नहीं जताया हुआ। वो एक गांव के जाके बैठता है एक ऑफिसर, बैठ के कुछ लोगों को नाम ले लेते हैं उसको, वहीं से आके लेके उनको ट्राइबल में वो रफा कर देते हैं। ना उनको पता है, ना नोटिस उनको भेजा जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, नोटिस भेज दिया है, लेकिन इनफैक्ट उनको नोटिस मिला है, रॉन्ग पर्सन को मिला, राइट पर्सन को मिला, एक्चुअल पर्सन को मिला, उसको ये कंफर्म, विदाउट कंफर्मेशन वो प्रोसीड कर देते हैं उसमें ट्रायल। जिसकी वजह से अब जो हुआ है, डिटेंशन कैंप अब कर दिया है। अब देखिए, पुश बैक और डिपोर्टेशन, एक्सपल्शन। अब उनको कहा गया, देखिए अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि रात 12 बजे आके कुछ लोगों को उठा के लेके बॉर्डर पे ले गए, और कहा गया ये पुश बैक हम करेंगे। किसका कर रहे हैं आप पुश बैक? सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हाई सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला हुआ है। ऐसे लेके आके दिखाने के लिए कुछ लोग ले गए हैं। मैंने हाई कोर्ट में केस दिया, उसमें उनको ही किया। केस करने के बाद जब उनका हाई कोर्ट ने उसका क्वेश्चन किया गवर्नमेंट एडवोकेट को, तो फिर नेक्स्ट डे उनको वापस ले आया कुछ लोगों को। उनको 64 लोग थे, उनमें से करीब 14 15 लोगों को ले आया, वापस ले आया हाई कोर्ट के। देखा हम रिप्लाई क्या देंगे, हमें ही कोर्ट को कहा था भाई हम कहाँ है, कम से कम ये बताओ। अगर वो फॉरेनर्स है तो डिटेंशन कैंप में ले जा, ठीक है, वो लीगल वो जो कुछ होगा। विदाउट टेकिंग देम टू डिटेंशन कैंप वो ले गए हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पे कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे? और अभी आपका केस में इनके लिए कहा था शायद पुशबैक का जो मसला है, वो 13 तक, आई थिंक 13/3/2013 आपका जो केस है, उसमें एफिडेविट देखे इन लोगों ने कहा था असम गवर्नमेंट में, तो 13/3/13 तक पुशबैक का सिस्टम था।
14 से लेकर डिपोर्टेशन प्रोसीजर आ गए हैं। डिपोर्टेशन प्रोसीजर जब आ जाता है तो थोड़ा सा उसमें आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है। वो राज्यसभा में भी 2025 में फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि डिपोर्टेशन का जो प्रोसीजर है उसको आइडेंटिफाई कहाँ से वो आए हुए हैं, कहाँ उसको भेजेंगे हम, उसका नेशनलिटी प्रूव करने के बाद कुछ टाइम मिलता है उसको कम से कम। उसको फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होता है, ये भी होता है, तो वो भी नहीं किया जाता है उसको। तो इसकी वजह से लोगों को ले आया। आप वहां जो गया, एक टीचर्स भी है, उनका केस पेंडिंग भी है, अभी तक भी पेंडिंग है, उनको भी ले गया। तो जब ये देखा कि उनका गलती है तो फरमान का हाईकोर्ट में भी थोड़ा सा अच्छे राहत दिया है उसमें, और मैंने ये आर्ग्यूमेंट किया था उसको, तो बहरहाल उसको ले आया है उसको। तो इस टाइप पे जो होता है रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे जाके विदाउट सर्टेनिंग ये भाई वो लोग का केस पेंडिंग है नहीं है, ओनली कुछ लोगों का नाम देख के तुमने ले आते हो, तो ये इम्पैक्ट जो हुआ है देखिए, एक आतंक जो है, एक डर है हमेशा लोगों के पास। हो सकता है मुझे इजरात ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस टाइप से कैसे लोग यहाँ बचेंगे, कैसे रहेंगे, हमेशा ऑल द टाइम 24 आवर्स उनका उनका नींद नहीं आ रहा है। हो सकता है पुलिस आ जाएगा अभी, और गांव के आदमी हैं, वो थाम इम्प्रेशन देते हैं, ना घर है, अच्छे घर भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो इस टाइप के लोगों को ऐसे जो हालात इस वक्त है, अभी इट इज नाउ बीइंग फॉलोड बाय इविक्शन। अब देखिए इसका सवाल है, इविक्शन तो आपको पता ही है, यही लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी। अब बांग्लादेशी ठीक है, अगर बांग्लादेशी तुम्हें किसने कहा ये लोग बांग्लादेशी है, तुम डिटर्मिन तो नहीं किया है। आप मुसलमान जो बांग्ला स्पीक करता है, बांग्ला बोलते हैं, बस वो सब बांग्लादेशी हो गए हैं। तो इस टाइप का जो माइंड सेट हो गए हैं, और इनके ऐसे नेगेटिव बना दे इन लोगों ने, जब पूरे आसाम के जो मेजोरिटी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, ऐसे नेगेटिव दे दिया है कि इतने ज्यादा बांग्लादेशी यहाँ आ गए हैं कि उनकी वजह से हमारा सब कुछ चला गया। तो इस नेगेटिव टू सम एक्सटेंट दे आर सक्सेसफुल टू दैट नेगेटिव। ये बहुत प्रॉब्लम हो गया है। इविक्शन का है देखिए, रात को 12 बजे नोटिस देता है, तो 8 बजे बुलडोजर आ जाता है। हाई कोर्ट में 2 दिन केस किया है, लेकिन उसको ने टाइम दिया है, बोले ठीक है तो भाई एक हफ्ता टाइम उनको दे दो, 10 दिन टाइम दे दो, तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अब ये लोग 50 ईयर से, कल परसों मेरे पास एक सब आए हैं, 61 से वो आई है, उनका जन्म ही है, पार्क प्लेस वही है, फॉरेस्ट लैंड में है। अब ठीक है फॉरेस्ट लैंड है, हम भी चाह रहे हैं फॉरेस्ट को सेव कर दिया जाए, एक स्कीम बना लो तुम लोगों ने, इंडियन आदमी हमको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट को, वो भी नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जो हम चाह रहे हैं वो हम करना चाहे हम करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब का तो कोई कानून के वो नहीं है, जो कुछ चाहे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जैसे वरिष्ठ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मोहसिन सवाई बाहर भी रहते हैं, कुछ सो मोटो कुछ वहां कुछ कर सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ जब जी चाहे कहा गया, अपने हाथ में कानून हाथ में लेते हैं। देखिए एक तो डीजीपी पुलिस है, वो भी नहीं कर, खुद ब खुद जो जी चाहे वही कर रहे हैं। तो उसमें कुछ हम सोच सकते हैं, उसमें हो सकता है लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिल जाए लोगों को ये करके। आप कह रहे हैं कि इस ये जो प्रक्रिया खास करके जो हाल ही के सालों में हुआ है, इतना डर है। अब आपको डिपोर्ट करना है तो एक लीगल प्रक्रिया से आप करिए, दूसरे देश से बात करिए, उनका साबित करिए। एक आप आखिर किसी को अपने, वो कह रहे हैं कि ये मेरा मेरा देश है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरा सब हर कोई यहाँ है, आप उससे बाहर भेज रहे हैं तो उसकी एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए। अब जिस तरह का पुशबैक पुशबैक मतलब यह है कि कोई कानूनी प्रक्रिया के बिना हम जबरदस्ती इधर आप मतलब यहाँ से बॉर्डर फोर्स अपने राइफल दिखाती है, वहां से बॉर्डर फोर्स आपको राइफल दिखा रही है, वहां से लोगों को भेजा जा रहा है एज फॉरेनर्स। ये एक डर, मतलब उस समाज के सभी व्यक्ति अब डर में हैं कि कब हमें पुशबैक हो जाएगा, कब हमारा घर तोड़ा जाएगा, कब हमें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इस तरह से कोई सरकार कैसे चला सकता है? और यहाँ ही मैं अरशद को लाना चाहता हूँ। अरशद एक नौजवान है, उनके ज़मीर पर इसका बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने महसूस किया है, और बहुत हिम्मत से उन्होंने बातें रखी हैं। मैं कुछ लाइन, एक रिसेंट इंटरव्यू उन्होंने दिया था आर्टिकल 14 में, उन्होंने कहा कि इट इज सफोकेटिंग टू बी अ बंगाली मुस्लिम, और फॉर दैट मैटर इन इंडिजिनस
Assamese speaking Muslim, we have been reduced to disposable entities. मतलब हम लोग अब इतना मतलब सहन नहीं हो सकता अगर आप बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, ऐसा लगता है कि आपको बस सरकार उधर फेंक देती. They can be killed in fake encounters, evicted, disenfranchised, with no outrage from Assamese society. In fact, their killings are celebrated, their forced expulsion is advocated, and their claims are disowned. Assam is a laboratory for the country, for every extrajudicial experiment, for the NRC, for intensive revision of electoral rolls, for the determination of foreigners, and the segregation based on who is indigenous and who is not. तो ये आपने अरशद बहुत साफ, बहुत हिम्मत से ये बातें रखी हैं. क्यों आप मतलब किस तकलीफ को आप जाहिर कर रहे हैं, किस दर्द को आप जाहिर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं. एक मुसलमान होने का, एक बंगाली मुसलमान होने का, जो मियाँ मुसलमान बोला जाता है उनको, एक सिलेटी में भी खुद सिलेटी मुसलमान हूँ. मैं देखता हूँ, मतलब मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ग्राउंड पे जाता हूँ. मैं देखता हूँ कि ऐसा हाल हो गया कि स्पेशली एक डर का माहौल और बन गया है, स्पेशली जो मियाँ मुसलमान है उनके अंदर. वो समझते हैं कि उनके जो बॉडीज है वो बुलेट्स के लिए मतलब बन चुकी है. उनको सिर्फ आसाम पुलिस, मतलब वो गोली चलाएंगे वो गिरेंगे. उनका मतलब कोई ब्लड का कोई उनका बॉडी का कोई ब्लड का उनका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है इस स्टेज पे. अभी उनको वैसा महसूस होता है कि जैसे वो हॉस्टेज है. और दिस स्टेट, असम इज एन ओपन एयर प्रिजन, एक जेल जैसा है. ये घुटन सी होती है उनको हर रोज. अगर आप देखोगे तो जब ये हेमंत शर्मा, विश्व शर्मा की गवर्नमेंट आए थे 2000, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी 2016 में, तो उसके बाद जो असम में हुआ, हम सबको पता है असम में एक एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, असम मूवमेंट, जो हमारे हमारे असम पे मतलब इलीगल इमिग्रेंट की एक बोगी है. सारी पॉलिटिक्स वैसे ही होता है, इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ, ऐसे नहीं सब नेशनलिज्म के साथ. तभी आप बंगाली मुसलमान स्टेट के एनिमी बन गए. उनका सोशल वेरिफिकेशन हर रोज होता है, हर रोज. अगर मैं आपको, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन अलार्मिस्ट, बट आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर नेली. जो नेली का नर्स संहार हुआ था, हम उसी तरफ से जा रहे हैं. एक पब्लिक कंसेंसस हो गया है ऐसे में सोसाइटी पे कि ये लोग हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं. ये लोग अवैध बांग्लादेशी हैं. ये लोग हमारे लैंड, यू नो लैंड छीन के ले जा रहे हैं हमारे. इवन हमारे लव जिहाद भी आ गया, अभी ब्लड जिहाद आ गया. तो सब चीजों के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं. यही लोग अभी, ऐसा हाल है कि एक एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि असम में जो एनआरसी था, उसको मियाँ मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया था. उन्होंने उन्होंने सोचा था कि अगर हम एनआरसी को सपोर्ट करेंगे तो मतलब ये चीजें खत्म हो जाएगा, जो पूरा मतलब एक पॉलिटिकल डिबेट था कि ये लोग बांग्लादेशी है, तो साफ हो जाएगा कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है. लेकिन एनआरसी वॉज एन फ्यूटिल एक्सरसाइज. एनआरसी से कोई मतलब नहीं है असम पे. असम पे अगर आप जितने भी डॉक्यूमेंट दिखा लो, आप टेनेसी, आप 1951 का जो पुराने जो कॉलोनियल रिकॉर्ड्स है वो भी दिखा दो, आधार कार्ड, गवर्नमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, ये डॉक्यूमेंट्स उनके लिए जाली है. वो बांग्लादेशी आपको बोल रहे हैं आपका स्किन टोन देखे, आपका आपके भाषा, लैंग्वेज देख के, आप क्या पहनते हो वो देख के. हर रोज उनको वीक किया जा रहा. अभी असम में जून से लेकर आज तक ओवर 5000 फैमिलीज, मोस्टली बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम को वीक किया जा रहा है. उनका कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है. हमारे जो मुख्यमंत्री है वो ओपनली बोल रहे हैं कि जो इंडिजिनस, सो कॉल्ड इंडिजिनस लोग इनक्रोच कर रहे हैं लैंड पे, गवर्नमेंट लैंड पे मतलब वो बस रहे हैं, वो इनक्रोचर्स नहीं है. लेकिन ये जो है मुसलमान, गरीब मुसलमान, ये इनक्रोच कर रहे हैं. तो मतलब ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है. आप एक चीफ मिनिस्टर हो. आप ये कैसे, मतलब आप कभी हर रोज मतलब इंफ्लेमेटरी हेट स्पीच दे रहे हो, टॉक्सिंग कर रहे हो. आप एक डर बैठा, आपने तो एक डर बैठा दिया जो हमारे मेजोरिटेरियन ऐसे सोसाइटी में कि हाँ ये है, इनको कुछ भी करो, इनको
और ये गवर्नमेंट उससे लेजिटिमेसी भी लेती है, जो ये सपोर्ट मिलता है उनको इविक्शन के बाद। अभी इतने लोग बेघर है। और एक बात है कि असम, बोलू, एक एपार्थाइड रिजीम है, इट्स एन एपार्थाइड स्टेट, जहाँ पे एक कम्युनिटी को मतलब गेटोवाइज किया जा रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है, उनको लैंड लैंड भी नहीं दिया, अगर वो लैंड भी अप्लाई करे तो वो नहीं मिलता, बिकॉज वो भी इंडिजिनस नहीं है। फिर अपर्थाइड पुलिस, जैसे साउथ अफ्रीका में अपर्थाइड हुआ। यस, हाँ, रेशियल, हाँ, वैसे वो सेग्रीगेट उनको अभी वैसा शुरू हुआ है कि जो हमारे उधर असम में कुछ नेटिविस्ट फार राइट ग्रुप है, ये हर घर घर में जाके, आप ईस्टर्न असम में जाके लोगों को ढूंढ रहे हैं कि मियाँ मुस्लिम है, उनको निकालो, 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 ये बांग्लादेशी है। उनके पास डॉक्यूमेंट है, सब कुछ। उसके बाद भी अगर एक सिटीजन होने के बाद भी अगर ये लोग एक मतलब अपने ही स्टेट पे ट्रेवल नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल नहीं कर सकते, उनको हरास किया जा रहा है, उनको स्लोगन्स, रिलीजियस स्लोगन्स बुलवा जा रहा है, उनका आईडी चेक किया जा रहा है, उनका हरास, उनके साथ मतलब एक तरफ से शोषण हो रहा है, पॉलिटिकल शोषण, अब सामाजिक और राजनीतिक। ये जो बहुत हालात जो अरशद बता रहे हैं मोहसिन, हाँ। बहुत मतलब इट्स इट्स फ्राइटनिंग दैट अ सेगमेंट ऑफ आवर पीपल आर बीइंग ट्रीटेड दिस वे। थोड़ा सा मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि बहुत रिस्पेक्टेड जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं असम के, हिरेन गोहेन, यस। इन्होंने बहुत रिसेंटली कहा है कि ये जो हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जो इंडिजिनस लोगों के नाम पे आप जो कर रहे हैं, इन्होंने सीएम को कहा, लोग पीटे जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये हालात में और जो ये आप इनको एक्चुअली डिपोर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने असम के अंदर उनका कहना है फॉर लोकल कंजम्पशन। They are branded as foreigners but never, rarely deported. They are only demonized for local consumption. और वो भी कह रहे हैं कि आरएसएस ने लंबे वक्त के लिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया है। और इसकी अब एक एडवांस स्टेज पे वो कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल क्लास फॉरेनर शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक डिवीजन की प्रक्रिया ये कर रहे हैं। ये उन्होंने बहुत रिसेंटली कहा। सीएम ने इस पे ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स भी किया है। मोहसिन, बस इतना मतलब इस हालत में जो जो दर्द चौधरी साहब ने और अरशद ने बहुत हिम्मत के साथ हम जाहिर किया है, जिस डर के माहौल में, अनिश्चितता के माहौल पे असम के बंगाली मुसलमान को आज जीना पड़ रहा है। और इस दौर में संविधान, लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, अगर सब को एक तरह से मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है, तो आम नागरिक क्या करे? ये आपका हर्ष सवाल बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल सवाल है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना था और दिल्ली में पहले शाहीन बाग में और फिर बाकी भारत में लोग सड़कों पे उतरे थे और बिल्कुल पीसफुली उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया था, तब हमें पता चला कि कानून, रूल ऑफ लॉ और संविधान, ये अदालतों में मर जाए पर हम अपने दिलों में और सड़कों पे इसको जिंदा रखेंगे। और पर एक और बात शाहीन बाग की ये थी कि जो असम में आज हमें नजर आ रहा है वो काफी जमाने से, काफी सालों से वो हो रहा था। हाँ, ये सच है कि आज काफी ये जो चीजें हो रही हैं ये और ज्यादा एग्रीवेटेड तरीके से हो रही हैं और वेपनाइज किया जा रहा है। पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब 2012-2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी का प्रोसेस शुरू किया था, अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तब आपको साफ नजर आएगा कि आज जो सड़कों पे, अभी अमित शाह की स्पीच में सुन रहा था जो वो बिहार में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कही है, उससे कुछ खास अलग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था।
2005 में सर्बानंद सोनोवाल केस में जब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का जो सिस्टम है वो री इंस्टीट्यूट किया गया था। उससे पहले आईएमडीटी नाम के ट्रिब्यूनल थे 1983 से लेकर 2005 तक। और एक प्रक्रिया थी उसमें ताकि लोगों को टारगेटिंग ना हो, एक कंप्लेन का सिस्टम था। और ट्रिब्यूनल जो जजेस थे, जो मेंबर्स थे, उनके उनको एक प्रॉपर तरीका दिया गया था कि वो देखें कि लोगों को टारगेट ना किया जाए। और प्रक्रिया 2005। और प्रक्रिया ये थी कि सरकार को सिद्ध करना है कि वो गैर नागरिक हैं। जी उनको नहीं सिद्ध करना था कि हम नागरिक हैं। जी, ये एक तो वो था, और भी कई हैं कि कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी होनी चाहिए, बाकायदा वो कंप्लेन फाइल की जानी चाहिए। एक जो हिंदुस्तान में एक ट्रिब्यूनल का जूरिस्प्रूडेंस है, एक कानून है जो हर ट्रिब्यूनल पे लगता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो या कोई और ट्रिब्यूनल हो। और उसमें प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई संस्था अदालतों की जगह ले तो वो अदालतों जैसी होनी चाहिए, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, सारा एक पूरा ढांचा बनाया जाना चाहिए। वो था एमडीटी में। और 2005 में ये सुप्रीम कोर्ट ही थे हमारे, जिनने एक ऑर्डर में ये कहा था कि ये आईएमडीटी के जो ट्रिब्यूनल हैं ये गैर कानूनी है, इस वजह से क्योंकि इन्होंने एलिजेड इलीगल बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई नहीं किया, ज्यादा करना चाहिए था, नहीं किया है। और जितने भी वो उस वक्त आंकड़ों पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया था वो ना ठोस रहे हैं। और अब तो ये बिल्कुल साफ बात हो गई है कि ये हवा बनाई गई थी। जो अरशद भी कह रहे थे कि ये अब एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है जिसमें कोई हकीकत रही नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो हम सड़कों पे देख रहे हैं, जो एथनो नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट देख रहे हैं, बदकिस्मती से हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खासकर जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने ये अलग अलग भाषा में ये पहले कह चुके हैं। तो एक इंट्रोस्पेक्शन होनी पड़ेगी आज कि हम जो संविधान की जो संस्थाएं बात करती हैं, हमें इतनी क्या भूल चूक हो गई थी पहले, और अब उसको ठीक करने का वक्त भी आ गया है। तो मेरी तो उम्मीद ये है कि ये रिपोर्ट, और फिर एचआर चौधरी साहब ने भी जो केसेस किए थे इलेक्शन कमीशन और डी वोटर वाले केसेस में, और मैं आपको इसमें एक और मसला जोड़ूंगा। ये एनआरसी में भी बात निकली थी और अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भी आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के कानून में जो इंसान भारत में पैदा हुआ है 1987 से पहले, वो भारत का नागरिक है। ये कानून है। आज फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में और एनआरसी में भी जो प्रोसेस हुई थी, ये बर्थ राइट सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं हमारे नागरिकता कानून में, उसका पालन ही नहीं हो रहा है। जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप भी भारत में पैदा हुए हैं, उनको भारत का नागरिक माना ही नहीं जा रहा है इन प्रक्रियाओं में, जो गैर कानूनी है। और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि बदकिस्मती से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस इशू को सीरियसली नहीं लिया है। तो मेरी उम्मीद ये है कि जैसे शाहीन बाग और शाहीन बाग के बाद भारत के नागरिकों ने संविधान को अपने दिल में रखा और सड़कों पे उतारा, और हमारी पोइट्री, हमारे बात, हमारे स्पीचेस में ये सब झलका था, आज वो वक्त आ गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसकी जो ट्रस्टी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अपने काम को सीरियसली ले और इन सारे जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिनसे टारगेटिंग हो रही है माइनॉरिटीज की और बाकी वल्नरेबल कम्युनिटीज की, उनको एड्रेस करें। बहुत खूबसूरत बात आपने कही मोहसिन चौधरी साहब। मैं बस आपसे वही प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ कि अरशद ने कहा कि हम लोग एक अपार्थाइड स्टेट जैसे साउथ अफ्रीका उस तरह का स्टेट बनते जा रहे हैं। और मोहसिन ने कई तरीकों से समझाया कि जो कानून, जो संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, इन सब का पालन ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये चिंता है कि ये अब असम तक सीमित रखने, असम तक सीमित शायद ना रहे। जो बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, वो एनआरसी और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ये सारे प्रोसेसेस कम से कम प्रोसेसेस थे। 6 साल लगे, लंबे अरसे तक ये हो। अब एक महीने में एक छोटे स्तर का अधिकारी तय कर रहे हैं कि आप नागरिक हैं नहीं हैं। और कहते हैं 50 लाख से ज्यादा लोगों को इलेक्टोरल रोल से हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो हिंदुस्तान के नागरिक, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल नहीं,
हिंदुस्तान के नागरिक फिर से कानून संविधान की रक्षा में कैसे आ सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए जब हमारे पास ऐसे अ, जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं जो खुल के कह रहे हैं कि मुझे कानून संविधान की बंदिशों से मैं अपने आप को मुक्त महसूस करता हूँ। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? अक्षर साहब और उसने जो कहा है, बेसिक चीज है। देखिए, आसाम में जो अभी 87 का जो मसला जो मोहसिन भट्ट ने कहा, ये आसाम का मसला है असम अकॉर्ड। असम में सिटीजनशिप आइडेंटिटी उसके बाद वो सेक्शन 6A जो लगाया गया है, तो ये 71 25 मार्च 71 को एक काट अपडेट दे दिया है। और वहां लिख दिया है कि वहां 71 के पहले का लोग जो है 66 71 जो, वो तो आपको पता ही होगा। 3 कैटेगरी किया है इन लोगों ने। एक किया है 1166 के पहले, एक किया है 1166 से लेकर 24 मार्च 71, और दूसरी 25 मार्च से लेके ऑनवर्ड। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है अप टू 1166, दे आर सिटीजन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। 66 71 जो है ओनली डिसएनफ्रेंचाइज में होंगे उनका 10 साल के लिए, उसके बाद वो लोग जाना है वो। अब 87 जो कहा है वो भी इस यहाँ लागू नहीं करेंगे ये लोग, ओनली 71। अब उसी 71 के बेसिस पे अभी जो एनआरसी हुआ है, एनआरसी जो हुआ है, देखिए एनआरसी में इन लोगों ने जितने डॉक्यूमेंट हो सके लोगों ने दिखाए हैं। ईच एंड एवरी वन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीड दैट यस एनआरसी होने चाहिए 71 बेस्ड हो। हम लोगों ने सब लोगों ने मान लिया है। अब 71 होके जब हो गया है, तो उसमें देखिए 3 लाख 30 3 करोड़ 32 लाख 27,661 को एनआरसी सही कर दिया है। ओनली 19 लाख प्लस। जी। हम ये तो डिमांड हम दे रहे हैं कि एनआरसी जो अब सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, उसने भी 17/10/2024 वो भी फाइनल सील महर मार दिया है। ये कानून ठीक है, जो हो गया है ये ठीक है। वो अभी उसको जो आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए, और जो कुछ फॉलो अप एक्शन है उसको करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ये भी एक वजह है, जो लोगों का नाम एनआरसी में है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और ये कहा, चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हम ये एनआरसी नहीं मानते हैं। फॉल्स डॉक्यूमेंट दे दिया लोगों ने, वो बाहर से आके नाम मिला दिया, नाम का हुआ है ये है, वो भी नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने मना दिया है ये फाइनल है, ये कारण हम को नहीं माने। हम 20% वेरिफिकेशन फ्रॉम द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और 10% वेरिफिकेशन ऑन अदर देन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। पूरा ये हो चुका है ऑलरेडी। जो प्रतीक हाजिरा जो थे उसने बता दिया, ये इंस्टेड ऑफ 20% 28% रिबेट कर दिया है उसमें प्लेस ऑब्जेक्शन में, उस वो भी नहीं माने जा रहा है। तो ये सब चीज मैं समझता हूँ कि आसाम के बाहर लेके नेशनल लेवल पे, देखिए यहाँ तो आप लोग ठीक है जाएंगे, आप उनका स्टेटमेंट लेंगे, वो भी कहाँ तक होगा, कहाँ तक आपका सेफ्टी हम वो कर सकते हैं, आई ऑल्सो डाउट। पता नहीं ये जो हमारा जो हालात चल रहा है, नॉट ओनली ये जो गांव के आदमी है, जो आदमी है लीडर है, जो सिविल सोसाइटी, वो लोग भी डरे हुए हैं। ओनली डॉक्टर हिरेन गुहाई, वो ही स्पीकिंग यस्टरडे ही स्पोक वेरी वेल। जी। कल एकदम कुल्लम कुल्ला खा था, तुम आग लगा रहे हैं उसमें सब में कुछ लोगों को। अब ये कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर, जिनको जो इविक्शन किया है उनको किसी ने शेल्टर मत दो, ये भी कह रहे हैं। अब बताइए सब कहाँ तक क्यों चले गए, वो लोग जाएंगे कहाँ? तुमने उसको डिटरमिन में नहीं किया है वो बांग्लादेशी है, वो सोकल कहते हैं ओनली बंगाली स्पीकिंग है, मुसलमान है ये लोग, बस तुम कह रहे बोले उनको ये सब बांग्लादेशी है। आप कह दिया एक साहब ने, अमित मलबिया का, कि आप तो देखेंगे अब कुछ दिन पहले, जितने लोग बांग्ला बोलते हैं सब बांग्लादेशी हैं। हम्म। अभी लास्ट 3rd को, शायद 3rd अगस्त को, आईटी सेल का जो, और कह रहे हैं कि बांग्लादेशी भाषा, मतलब बंगाली हाँ नहीं। वो तो बांग्लादेशी, बांग्लादेशी भाषा है, और बांग्ला जो बोलते हैं वो बांग्लादेशी है, वही उनका मीनिंग है। वो कोलकाता कलकत्ता वो वेस्ट बंगाल हाउस में भी दे दिया, तुम लोग उसको चेंज करो, तो बांग्लादेशी भाषा है। तो इस टाइप का जो है वो ऐसे, वो हिंदू भी उसमें रास्ता में आ गए हैं। कल परसों हमारे कांग्रेस की तरफ से ऑल ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बराक वैली, बंगाली डोमिनेट डिस्ट्रिक्ट, बहुत अच्छा हुआ है, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें, एक्सेप्ट बीजेपी। अनफॉर्चुनेटली बंगाली साहित्य सभा जो है, लिटरेसी, इन लोगों भी साइलेंट हो गए हैं।
वो भी डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारा पोस्ट चला जाएगा ना क्या है। तो इस टाइप का जो माहौल है, इस माहौल के लिए मैं समझता हूँ अभी एक चीज और भी है, आपको पता है ना, ये बता दिया कि जितने इंडिजिनियस लोग हैं उनको आर्म्स दिया जाए ये फॉर दैट प्रोटेक्शन। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कहा है, तो उसके मतलब है तो प्रेसिडेंट रूल का राइट टाइम है वो। इसके बाद यू फेल, तुम फेल हुआ है लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए। लोगों को कहा तुम लोग आर्म्स लो, हम लाइसेंस देंगे, तुम लोग अपने को तुम प्रोटेक्शन दो। मीनिंग दिया भाई तुम लोग फेल। वो भी कोई ना गवर्नर उसके नोटिस में ले रहा है ना प्रेसिडेंट इंडिया ले रहा है। उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, नेशनल लेवल से कुछ हम उसमें भी कुछ ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है लॉ एंड सिचुएशन का जो है अभी कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने हाथ में, वो खुद चीफ मिनिस्टर उनको इनकरेज कर रहे हैं तुम ये लॉ लाइसेंस लो। तो मैं समझता हूँ इसी चीज को एड्रेस के लिए जितने इंटेलेक्चुअल दिल्ली में अगर हम बुलाते हैं, सब तरफ को लेकर बहुत अच्छी तरह पब्लिक ओपिनियन हम बिल्ड करके, तो फिर हो सकता है लोग समझेंगे आसाम के हमारे लिए कुछ लोग भूल गए हैं। हमारा जब मुसीबत आएगा ये लोग हमारे तो कम से कम हमारे साथ देंगे, ये लोग कम से कम ये कॉन्फिडेंस लोगों के पास आ सकता है। और आसाम में हम लोग जो लोग हैं हम लोग फेल हो चुके हैं बेसिकली। हम लोगों को मैं एक आसाम सिविल सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर हिरेन गोहाई भी दूसरे सिविल सोसाइटी के, हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जी। हम लोग भी चुप हुए हैं, तो सबके बगैर डर है, सबके मतलब हमारा हो सकता है मेरे अगेंस्ट में कोई केस हो जाएगा, मुझे बुलेट मार देगा। तो इस टाइप के डर सब लोगों को, नॉट ओनली गांव गांव के लोग, वो हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास में भी आ चुका है। तो इस ये सब के लिए मैं समझता हूँ कि अगर पूरे इंडिया के लोग वो अगर आते हैं रास्ते में ये करते हैं, तो मैं समझता हूँ हो सकता है लोगों के पास कॉन्फिडेंस हो सकता आ जाए, और फिर लोग रास्ता में उतर आ सकते हैं, मैं समझता हूँ ये। नहीं, ये जो संविधान में कई मतलब उसकी जो बुनियाद है, उसमें एक शब्द है फ्रेटर्निटी। मतलब हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। वो बिल्कुल तोड़ दिया है इस डर के माहौल में उन्होंने। ये हर एक आदमी अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे खुशी है कि हिरेन गोहिन ने ये बातें कही हैं। एक तरह से अ, आ, आ, कई सालों तक ऐसे लग रहा था कि बंगाली मुसलमान अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पूरा समाज को आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अरशद, मैं आपको एक मतलब एक पत्रकार की हैसियत से हाँ। नहीं, एक एक नागरिक, एक नौजवान नागरिक, आप नौजवान हैं, एक नौजवान असमिया हिंदुस्तानी क्या महसूस कर रहा है आज के वक्त में अबाउट हिज कंट्री, अबाउट हिज कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट हिज फ्यूचर? A decline in constitutional rights, in civil rights, in our rights, फंडामेंटल राइट्स, एक डर का माहौल। ऐसा लगता है दैट वी आर गिनी पिग, सेकंड क्लास सिटीजन्स। एक हर और हमारा अधिकार अधिकार नहीं है, हमारे राइट्स राइट्स नहीं है, और हमारे राइट्स कम है। हम किसी एक मतलब वी आर द मर्जी ऑफ एन एंटिटी जो हमें बताए कि हम ये करें वो करें। हम हमें उनके उनके पास उनका पूरा अधिकार है कि हमें बांग्लादेशी बोल के पुशबैक कर दे बांग्लादेश में। हालांकि हमारी डॉक्यूमेंट सब इंडियन से के सब सब कुछ ठीक है। उनको हमें मतलब जैसे मोहसिन भाई बात कर रहे थे ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स पे। तो असम में वैसा माहौल है कि नो वन इज सेफ, नो वन फील सेफ। एनी मतलब reference against you by the border police and you can be declared a foreigner no matter what documents you show। अगर आप अगर आपका भाई भी आके बोले कि ये मेरा भाई है, मैं द सेम ट्राइब्यूनल ने मुझे फॉरेनर इंडियन डिक्लेयर किया है, लेकिन लेकिन चांसेस आर कि वही ट्राइब्यूनल आपको फॉरेनर डिक्लेयर करेगा। तो एक हाँ, एक एक रिपोर्ट में भी कहा एक गया है होपलेस। कि स्टेटमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, डॉक्यूमेंट्स को ही आप वो मानेंगे। जी, प्लीज गो। यस, यस, बट डॉक्यूमेंट मतलब यस ओरल स्टेटमेंट्स नहीं मानते, लेकिन एट द सेम टाइम
there's one thing I want to mention, the making of Maimanshingas. हम्म। अगर आप देखें, माइमनसिंह एक नॉर्दर्न बांग्लादेशी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने बहुत सारे वैसे 800-900 गाड़ी और एफटी बॉर्डर पुलिस के रिपोर्ट्स देखे हैं, इन्वेस्टिगेट भी मैंने देखा है कि ये बॉर्डर पुलिस बिना घर जाए, और जो इलेक्शन यारो होते हैं वो लिख देते हैं कि ये लोग मायमनसिंह से आए हैं। ओके। और इनके और पता चलता है कि इनके इनका इनका जो जो जिनको उन्होंने मायमनसिंह का डिक्लेयर किया है, लेकिन मतलब ये लोग मायमनसिंह से आए हैं, तो उनके फादर, उनके पूर्वज सभी इंडियन हैं, सभी डिक्लेयर्ड इंडियन डॉक्यूमेंट्स। तो आज के दिन असम में एज मतलब कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी खौफ का माहौल है। पर सबसे मतलब दुख इस बात का है कि लोग अपने आप को, जो स्पेशली जो मियाँ मुस्लिम से, वो समझते हैं कि उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं है, कोई भी नहीं है उनका, मतलब वो डिस्पोजेबल है, जैसे मैंने बताया, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उनको मारा भी जा सकता है और उनको डेथ भी सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, जैसे आपको बताता हूँ, 2021 में एक केस हुआ था इविक्शन ड्राइव में, धौलपुर में, दोरंग में। तो उसमें एक फोटोग्राफर ने मानुल हक के बॉडी पे, पुलिस ने उनको उनके ऊपर ओपन फायर किया था, वो मर गए थे ऑन स्पॉट। तो एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने मानुल हक की बॉडी पर मतलब उन्होंने स्टॉम्प किया था, इट वाज सेलिब्रेटेड। अनदर थिंग इज, रिसेंटली जो ये धुबरी पे इविक्शन हुआ था, वो जो अदानी को दिया जा रहा है, तो उसमें दो महिलाएं रो रही थी, और उनका रेजिस्टेंस, मतलब उनका रेजिस्टेंस एक ही तरह, मतलब ऐसा था कि वो सिर्फ गाना गा प्रोटेस्ट सॉन्ग, दे वर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट टू अ सॉन्ग, उनको उनका मजाक बनाया जा रहा था। उनके पास, मतलब उनका पोएट्री भी आप विलिफाई कर रहे हो, उनका प्रोटेस्ट भी क्रिमिनलाइज कर रहे हो आप। हम्म। वैसा देखा जाए कि इट्स अ वेरी डिस्टोपियन सोसाइटी, दे होपलेस, दे आर, नो, the democratic rise have dwindled over the years, right? And I would still retaliate that they're living in an open air prison. मोहसिन, अरशद की बातें सुन के हम सबको आई थिंक फील अ डीप सेंस ऑफ grief and shame as to where our country has reached. I recently, मैं अभी हाल ही में कलकत्ता गया था, बंगाल गया था। वहाँ लोग बताते हैं कि दुनिया भर, मतलब देश भर से, अलग अलग कोनों से लोग भाग के आ रहे हैं। क्योंकि आज जगह जगह पे ये बात हो रही है कि आप मुसलमान हैं, बंगाली हैं, तो मतलब आप बांग्लादेशी हैं, मतलब आपको जेल में डाला जा सकता है आपको। तो लोग डर के बंगाल लौट रहे हैं, लेकिन वहाँ भी रोजगार नहीं है उनका। तो एक तरह से जो सच्चाई है, और इस बहुत गंभीर हमारी बातचीत में से ये दिख रहा है कि संविधान की रक्षा करने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं कहीं नाकाम हुए हैं। चौधरी साहब ने कहा कि सिविल सोसाइटी ही फेल हो गई, तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इंसान अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस फेल हुए हैं। इस स्टेज पे व्हाट इज इट दैट वी कैन डू? एंड आई फील कि अभी 1-2 साल में अगर हम लोग इसको रोके नहीं, ये जिस दिशा में हम जा रहे हैं, तो जो निराशा, जो नाउमीदी अरशद व्यक्त कर रहे हैं बहुत हिम्मत के साथ, वो नाउमीदी बहुत फैल जाएगी देश में। उसको हमें मतलब अ, उस हालात में देश को नहीं ले जाना है। लेकिन हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो हमें फेल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आपका आपका मुश्किल सवाल है फिर से। ये मुश्किल हालात हैं, मुश्किल सवाल हैं, लेकिन वी हैव टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड। और मैं तीनों साथियों से बस यही सवाल पूछ रहा हूँ, हम बातचीत पूरा करेंगे कि हम भारत के लोगों ने हमने अपने आप को एक संविधान दिया था, उसमें कुछ वादे किए थे, कुछ सपने देखे थे, कुछ आश्वासन दिए थे। वो टूटता है, बिखरता हुआ दिख रहा है। तो हम भारत के लोगों को क्या अब करना चाहिए?
आप लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 3 generations मोर और लेस. सो कैन ऑल ऑफ यू टेल अस वे भारत के लोगों को इस हालत में क्या करना चाहिए? हर्ष, नाउमीदी का माहौल तो फैल चुका है हिंदुस्तान में, और काफी साल हो गए। पर यू नो, पुट इट इन इंग्लिश, वी कांट अफोर्ड इट। हम नाउम्मीद नहीं हो सकते। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स और जन आंदोलन, जो पब्लिक स्फेयर, जो डेमोक्रेसी का सोल है, की रूह है, वो तो मर जाएगी अगर हम नाउम्मीद हो जाएं। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आपने बंधुता की बात की, फ्रेटर्निटी की बात की, जो हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, और मेरे ख्याल से शायद उम्मीद वहीं से आ सकती है। मैंने शाहीन बाग की बात की, जो एक बहुत बड़ा एपिसोड था मेरी जनरेशन के लोगों के लिए, क्योंकि हमने संविधान को एक जीवित डॉक्यूमेंट बनते हुए देखा, जमीन पे, लोगों की जबान पे, उनकी कहानियों में, उनकी पोइट्री में। पर एक और चीज देखने लायक ये है कि शाहीन बाग का जो आंदोलन है वो तब शुरू हुआ जब शाहीन बाग के लोगों को लगा कि एनआरसी उनके दर तक पहुंच गया है। पर आसाम में जो फॉरेनर की पॉलिटिक्स, जो झूठी पॉलिटिक्स थी, वो तो कई सालों से चल रही थी, और हमने उसके ऊपर नजर नहीं डाली। और आज वो पॉलिटिक्स चल रही है, पर हम जमीन पे नहीं हैं, हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। फिर बिहार की बात आई तो फिर से लोगों ने इन चीजों के बारे में बात करना शुरू किया। पर इस दौरान, इस बीच में हम भूल गए कि आसाम में लोगों के साथ क्या हो रहा था। तो अगर बंधुता की बात की जाए तो वो यही है कि हमें तब तक इंतजार नहीं करना है जब हमारे दर तक हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की बात ना आए। अगर भारत में किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी आदमी या किसी भी औरत के साथ कोई नाइंसाफी हो, तो बंधुता हमारा जरिया है और हमारी जबान है उस इंसाफी के खिलाफ लड़ाई करने की। तो मैं बस ये उम्मीद करूंगा कि भारत में लोग कहीं भी हों, वो आसाम की कहानी अपनी कहानी समझकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। बहुत सुंदर बात आपने कही मोहसिन. बंधुता हमारा फर्ज भी है. और उस फर्ज के नाते असम के लोगों का जो आज दर्द है, और अब जो बंगाली जो मजदूर हैं, बंगाली बोलने वाले देश भर में, उनका जो दर्द है, वो अपना दर्द हम लोग महसूस करें, तभी कुछ हल निकल सकते हैं. चौधरी साहब, एज ए सीनियर सिटीजन एंड लीडर, हम भारत के लोगों को इस हालत में, असम में और असम के मतलब आपने कुछ अपेक्षाएं असम के बाहर के लोगों के लिए किया है. क्या किया जाना चाहिए इस वक्त में? देखिए, बेसिकली जो जहाँ तक असम के असमीज हिंदू जो है मेजोरिटी, जी. ये लोग अंदर कम्युनल नहीं है. जी. असमीज जो हिंदूज है, अहोम है, दूसरे हैं, ट्राइबल है, ये लोग, लेकिन वो नहीं, उनको ऐसे एक नेगेटिव कर दिया गया है जिससे इनके दिल में भी एक डाउट आ गया है, हो सकता है ये लोग फॉरेनर्स है, इस टाइप का ये कर दिया गया है. तो मैं समझता हूँ कि असमी जो ग्रेटर सोसाइटी है, हम लोग अभी इसी कोशिश में हो कि हम सबको लेके एक बैठे सिटीजन्स मीट करें. हाँ, सबको लेके, डॉक्टर हिरन गोहाई को उसमें मैं भी शामिल हूँ उसी में. उनका जो एक नागरिक समाज है, हमारे आसाम सिविल सोसाइटी मोस्टली मुस्लिम्स है, इंटेलेक्चुअल मुस्लिम आसाम सिविल सोसाइटी, जिसका मैं उसका चेयरमैन हूँ. तो मुझे कुछ लोगों ने कहा भाई आप लोग अकेले मत मत रहिएगा, मुसलमान है तो वो दूसरे कम्युनल लाइन में चला जाएगा. तो मैं अभी बात किया है इन लोगों से, दूसरे लोगों से भी, हम सब मिल के एक मीटिंग असम में कर सकते हैं. नहीं, ओनली नागरिक जो सिटीजन्स और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जी. उसमें मेजोरिटी लोग, चुके ये लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि इनके पास कोई जुल्म हो, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. असम के लोग सब लोग ऐसे नहीं है, वो माहौल वाले चीफ मिनिस्टर ने चेंज करा है उसी माहौल को. लेकिन लोगों को वो चाह रहा है कि राइट हो जाए किसी तरह से. एक राइट होने से 26 का इलेक्शन है, वो बिल्कुल पोलराइज कर लेगा वो. लेकिन जी. वो आसाम के लोग, लेकिन उसको बिल्कुल ये नहीं कर पा रहे, उसके जो ट्रैप में बिल्कुल नहीं हो रहा है ये लोग. तो मैं समझता हूँ कि एक तो हम यहाँ
सबको लेके डॉक्टर हिरन गोहाई हम लोग जैसे हैं, हम लोग ऑलरेडी इट इज चल रहा है इन प्रोग्रेस। किसी 2-4 दिन के अंदर हो सकता है ये हो जाए। तो उसमें हम लेके ये करेंगे। मैं समझता हूँ, मैं सब्जेक्ट टू हॉट यूज से, ये दिल्ली में अगर सब स्टेट के लोगों को, लोकल लोगों के ऐसे एक माहौल बनाया जाए, ये उन कम से कम ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो नहीं मान रहा है, प्रियम्बल को ओथ लेके इन लोगों ने चीफ मिनिस्टर हुआ है, मिनिस्टर हुआ है, उसको भी इन लोगों ने कुछ किया, उसका कोई वो नहीं है ना क्या। हम कानून के स्टूडेंट हैसियत से भी तो हम समझता हूँ कुछ ना कुछ तो सुओ मोटो भी ले सकते थे कोर्ट उसको, वो भी नहीं कर रहा है। तो हम उसमें कुछ कर सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है ये सीएम। एक माहौल ये कर रहा है, लोगों के पास आर्म्स दे रहा है लोगों को, लोगों को ये कहा जा रहा है तुम उनको शेल्टर मत दो। तो इस टाइप का जो अटरेंसेस है, जो बातचीत चल रहा है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर कुछ हम वहाँ कुछ कर सकते हैं। हम लोग जैसे हो सके हम मदद करेंगे आप लोगों को, वहाँ कुछ कर सकते हैं ना कि उसका सोशली। बिल्कुल। और ये बातचीत भी उसी मकसद से किया जा रहा है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा कि सीएम कहते हैं कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस मुसलमान के हैं वही चलेंगे, बाकी सब क्लोज जी कर जी दें। जी। ये क्या है? इस होम मिनिस्ट्री से एक नोटिफिकेशन आया है, होम मिनिस्ट्री से जितने केसेस है सबको उल्टा कर दिया जाए। सबको क्लोज कर दिया जाए सिवाय सबको मुसलमान के खिलाफ। ये नॉन मुस्लिम। ऐसे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। अरशद, रियली द लास्ट वर्ड इज विद यू। एज ए यंग पर्सन, उम्मीद कहाँ दिखती है? If our courts step in हम्म, and hold the power, hold the power accountable for their actions. हम्म, If when it comes to Assam, I don't think we approach the courts as much as we should. And I think our also state high court failed the Assamese society, failed the marginalized communities in Assam. उम्मीद तभी हो सकती है अगर हमारी कोर्टे लाइक चीजों को देखे, वो दे स्टेप इन। अनदर थिंग इज, अगर जो असमी समाज है, मेजोरिटेरियन समाज है, और जो दिल्ली में इंटेलेक्चुअल्स है, अगर हम मोबिलाइज हो, हम एक साथ एक साथ आगे बढ़े, और यू नो वी पुट इन एन एफर्ट to bring to call out what is happening, then I think a lot of things could be achieved. There is hope. There is hope. It is dwindling, but there is hope. हम्म। तो इसी बात पे हम आज की बातचीत को खत्म करते हैं। उम्मीद इसी में है कि हम और आप जो इससे गुजर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो लोग नहीं गुजर रहे हैं सीधे उसी तरीके से, वो इस नाइंसाफी से बेचैन हो और इस दर्द को अपना दर्द महसूस करें। और हमारे जो लीडर्स हैं उनसे हम कहें कि एक संविधान है, संविधान आपको कुछ उसकी बंदिशें हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप उसके बाहर नहीं जा सकेंगे। और जो आप कह रहे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, जरूर यहाँ से आवाज, आम नागरिकों की, इंटेलेक्चुअल्स की आवाज बहुत ज्यादा बुलंदी से उठनी चाहिए। हम लोग को असम मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि हम लोग पहुंचे वहाँ, सीधे लोगों की बात सुने और अपने देश के सामने में रखें। अंत में मोहसिन ने जो कहा, बंधुता, हमारे देश के संविधान में हम भारत के लोगों ने एक संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उस संविधान का अगर एक मूल सबसे बुनियादी कोई बात है, वो है बंधुता या फ्रेटर्निटी, कि हम एक दूसरे के दर्द में शामिल, अपना दर्द समझें। आपके पैरों पे जंजीर लगे, मैं समझूं कि मेरे पैरों से मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है। उसी भावना से हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। और उम्मीद है, उम्मीद अभी भी मजबूत है कि हम भारत के लोग इस नाइंसाफी को और चलने नहीं देंगे। इसी उम्मीद के साथ ये बातचीत पूरा करता हूँ। शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत हिम्मत से आप लोगों ने, आप तीनों ने बातें रखी। और
असम के लोगों को इंसाफ मिले और वहाँ शांति दोबारा आए। वही कोशिश में हम लोग सब मिल के कोशिश करें। शुक्रिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।